हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक, एक नया हेड ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी असेसी होता है उसकी इनकम 5 हेड में डिवाइड होती है। जो भी असेसी होता है उसकी इनकम 5 हेड में डिवाइड होती है। मतलब हेड ऑफ इनकम, हर एक असेसी की इनकम ये 5 हेड में डिवाइड होगी। कौन से 5 हेड? इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, तो ये 5 हेड में डिवाइड होती है। आपकी कोई भी इनकम हो, ये 5 हेड में से ही किसी में आएगी। ये 5 हेड में से ही किसी में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। कैसे होगी? अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपका खुद का हाउस है, आपने वो रेंट पे दिया हुआ है, ओके, तो वो आपकी इनकम जो हुई वो कहाँ टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास इमूवेबल असेट्स है, अगर वो आपने बेच दी, मूवेबल असेट्स बेच दी, तो आपको जो गेन होगा वो आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में से जो भी इनकम होती है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा कोई भी इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट कमाए, डिविडेंड कमाया, तो ये सब इनकम ये 4 हेड में नहीं जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कब ये टैक्सेबल होगा, पहले मुझे ये जानना होगा। ओके, व्हेन योर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ओके, तो मैं अब समझाने जो जा रहा हूं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो कैसे टैक्सेबल होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले दिस हेड ऑफ इनकम is taxable to the assessee which is relating to let out मतलब रेंट पे देना। लेट आउट का मतलब क्या होता है? रेंट पे देना। लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में असेसी ने हाउस लेट आउट करके कोई इनकम कमाई है तो वो टैक्सेबल किस में होगा? इट इज टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी। तो पहली कंडीशन आई कि आपने इसमें अर्न की होनी चाहिए। ओके, अंडर दिस हेड of income, under this head of income is taxable if following condition satisfied।
अच्छा, ये हेड में कब आएगा? तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये हेड में आएगा। अच्छा, कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी property in nature of house property, in nature of house, which is building with or without land. What does it mean? आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन नेचर ऑफ हाउस, मीन्स बिल्डिंग होनी चाहिए आपके पास, लैंड हो या ना हो बिल्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन, क्या लैंड के अलावा बिल्डिंग हो सकती है? जनरली नहीं, पर मैं ऐसा तो कर सकता हूं ना कि मैं लैंड लीज पे ले लूंगा और उसके ऊपर बिल्डिंग खुद की बनाऊंगा और वो रेंट पे दूंगा। मैं हाउस रेंट पे ले लूं, सॉरी जमीन लैंड रेंट पे ले लूंगा, लीज पे ले लूंगा, फिर उसके ऊपर खुद की बिल्डिंग बनाऊंगा और फिर रेंट पे दूंगा वो बिल्डिंग। हाँ, तो भी वो किस में आएगा? अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले तो क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। आपकी लैंड हो या ना हो, लैंड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए खुद के नाम पे। सेकंड, assessee can be assessee must be owner of such house property। वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर, ओनर इंक्लूड डीम्ड ओनर। अच्छा, आप वो प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, वो आपकी ओनरशिप की होनी चाहिए। अच्छा, आपकी ओनरशिप की इंक्लूड, आप अगर डीम्ड ओनर हो तो भी आप ओनर ही माने जाओगे। अगर आप डीम्ड ओनर हो तो भी आप ओनर ही माने जाओगे। ओके सर, बट डीम्ड ओनर का मतलब क्या? मतलब कि डीम्ड मतलब भले ही नहीं हो फिर भी हो। वो कौन सी केस में ऐसा हो सकता है कि आप ओनर नहीं हो फिर भी ओनर हो? वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा डीम्ड ओनर किसको बोलोगे। डीम्ड ओनर इज कंसीडर एज अ ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। आगे बढ़ रहा हूं। assessee must be owner। थर्ड पॉइंट, there must be a layout of such house property। such house property, वो हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया होना चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड लेटआउट। डीम्ड लेटआउट का मतलब क्या? अभी आपने अगर रेंट पे दिया है तो उसको आप बोलोगे लेटआउट। अगर आपने किसी को रेंट पे दिया है तो उसको क्या बोलोगे? लेटआउट। लेकिन आपने किसी को रेंट पे नहीं दिया है, फिर भी ऐसी कंडीशन होती है कि भाई ये माना जाएगा कि ये लेट आउट है। कब ये माना जाएगा डीम्ड लेट आउट? वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट लेट आउट इंक्लूड डीम्ड लेट आउट। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन चौथा पॉइंट, assessee must not use such property for his own business and profession। अगर assessee खुद बिजनेस कर रहा है
अगर वो प्रॉपर्टी उसके लिए यूज कर रहा है, अगर उसके लिए वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में वो नहीं आएगा। मानो कि दीपक सर है या तो मैं हूं, मैंने अपना बिजनेस, अपनी ऑफिस रखी हुई है, मैंने अपनी ऑफिस रखी हुई है एज अ संदीप सर। फॉर एग्जाम्पल संदीप हिरानी ने एक ऑफिस रखी हुई है, मैं वहां पे बिजनेस कर रहा हूं, तो ये चीज हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, तो ये चीज हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। क्यों? असेसी मस्ट नॉट यूज सच प्रॉपर्टी फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ये हेड आएगा। पहला कौन सा है? देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी नेचर ऑफ हाउस। पहले तो हाउस मतलब प्रॉपर्टी होनी चाहिए विच इज बिल्डिंग विथ और विदाउट लैंड, लैंड हो या ना हो, बिल्डिंग होनी चाहिए। असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। असेसी उसका ओनर होना चाहिए। ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। देयर मस्ट बी लेट आउट ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। वो हाउस आपने लेट आउट मतलब रेंट पे दिया होना चाहिए। लेट आउट इंक्लूड डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट मतलब माना जाएगा कि भी आपने रेंट पे दिया हुआ है। एंड असेसी मस्ट नॉट यूज सच हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ये आएगा अंडर द हेड ऑफ बिजनेस, अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, दिस इज द ओनली हेड, दिस इज द only head of income, this is the only head of income which is taxable even there is no income, even there is no income. It is called, this is the only head of income where there is no income. It means that notional income is also taxable. समझ में नहीं आया सर, समझा रहा हूं। ये एक ही हेड ऐसा है जिसमें नोशनल इनकम भी टैक्सेबल होती है। नोशनल का मतलब जो इनकम नहीं हुई है फिर भी आप मानोगे कि भाई ये इनकम हुई है। जो मैंने बोला ना यहाँ पे डीम्ड लेट आउट, आपने रेंट पे दिया हुआ नहीं है फिर भी आप बोलोगे कि हाँ आपने रेंट पे दिया है, उसको बोलोगे डीम्ड लेट आउट। भले ही आपने रेंट पे नहीं दिया फिर भी माना जाएगा कि आपने रेंट पे दिया है। इट इज कॉल्ड डीम्ड लेट आउट, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल। इसीलिए बोला हुआ है एक यही हेड ऐसा है जिसमें नोशनल इनकम भी टैक्सेबल होती है। ये मैंने ओवरव्यू दिया, ये हेड में कब टैक्सेबल होगा वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब मैं समझा रहा हूं डीम्ड ओनरशिप किसको बोलोगे, डीम्ड ओनरशिप किसको बोलोगे, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। डीम्ड का मतलब नहीं है फिर भी माना जाएगा है। डीम्ड का मतलब अगर नहीं है फिर भी माना जाएगा कि है। इट्स कॉल्ड डीम्ड। सो डीम्ड ओनरशिप का मतलब सही में आपकी ओनरशिप नहीं है फिर भी माना जाएगा कि भाई आपकी ही ओनरशिप है, फिर भी वो माना जाएगा कि आपकी ही ओनरशिप है। कैसे, समझा रहा हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अ स्पाउस विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन।
सबसे पहले स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। कंसीडरेशन मतलब मनी। अगर एक बंदा उसकी वाइफ को या तो वाइफ उसको हस्बैंड को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे तो भी पहले वाली की ही ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मतलब अगर मैं अपनी वाइफ को मेरी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं तो लीगली तो मेरी वाइफ उसकी ओनर बन गई, बट ये चैप्टर के लिए आई एम डीम्ड ओनर। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए कोई पैसे ही नहीं लिए, विदाउट एनी प्रॉपर कंसिडरेशन, मैंने पूरे पैसे नहीं लिए हैं, इसीलिए मैं इसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। भले ही इसके ऊपर रेंट वाइफ को मिल रहा हो, वो किसको टैक्सेबल होगा? मुझे, बिकॉज आई एम डीम्ड ओनर, बिकॉज आई एम डीम्ड ओनर। ओके, बट ये चीज में ऐसा लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग लीव अपार्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये लीव अपार्टेंट क्या है? समझा रहा हूं। अगर मैंने मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो वो मेरी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर मैंने मेरी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फिर भी वो मेरी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, बिकॉज आई एम डीम्ड ओनर, बिकॉज आई एम डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज आई एम डीम्ड ओनर ऑफ दिस हाउस। बट क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं, या तो पूरे पैसे नहीं लिए हैं, इसकी वजह से मैं इसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा, इसीलिए मैं इसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। अब इश्यू ये है, कि मैं डीम्ड ओनर बन तो गया, तो उससे क्या? तो जो भी इनकम उसके ऊपर होगी वो मुझे टैक्सेबल होगी। पर अगर मेरी वाइफ ने मेरे को एक एग्रीमेंट साइन करके दिया, एक एग्रीमेंट मेरे को साइन करके दिया लीव अपार्टेंट का, एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्टेंट मतलब डाइवोर्स, वो अलग रहने का एक एग्रीमेंट बना के दिया, उसके बदले में मैंने उसको घर दिया। अगर ऐसी चीज है तो वो मेरे वाइफ का हाउस हो गया। मेरी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया और उसके सामने मैंने उसको प्रॉपर्टी दी, तो अब मैं वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर नहीं माना जाऊंगा, क्योंकि एक डाइवोर्स का एग्रीमेंट ही कंसीडरेशन माना जाएगा। पैसों की जगह उन्होंने क्या दे दिया मेरे को? डाइवोर्स दे दिया, तो वो तो कंसीडरेशन हो गया, तो वो केस में मैं डीम्ड ओनर नहीं बनूंगा। अदरवाइज आई एम डीम्ड ओनर। अगर उन्होंने मेरे पास से पैसे नहीं लिए हैं तो मैं ही उसका ओनर माना जाऊंगा, भले ही उनके नाम पे है तो भी। ओके, तो ये केस में मैं डीम्ड ओनर, एग्रीमेंट टू लीव अपार्टेंट के केस में मैं डीम्ड ओनर नहीं हूं। सेकंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड। ओके, अगर मैं वो प्रॉपर्टी मेरे माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता हूं, मेरा एक छोटा बच्चा है 2 साल का, 2 साल का भी नहीं है, 9 महीने का ही अभी, अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी, माइनर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो भी मेरी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। भले ही मैंने अपने छोटे बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, माइनर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, फिर भी मैं ही वो प्रॉपर्टी का ओनर माना जाऊंगा, मैं ही वो प्रॉपर्टी का ओनर माना जाऊंगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट। थर्ड, जॉइंट प्रॉपर्टी in case of HUF to the कर्ता। ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा,
अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू ने सबने मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको बोलते हैं HUF। तो जो मेन बंदा होता है उसको बोलते हैं कर्ता। तो उस केस में कर्ता डीम्ड ओनर माना जाएगा, कर्ता डीम्ड ओनर माना जाएगा। ओके, फोर्थ, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कई बार आपको पता होगा कि ऐसा होता है कि जो भी सारी प्रॉपर्टी होती है ना, सोसाइटी के नाम पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सोसाइटी का नाम है ओमकार हिल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, मैंने अपने नाम पे अभी ट्रांसफर नहीं करवाई, लेकिन ओमकार हिल ने मेरे को शेयर सर्टिफिकेट दिए कि भाई आप इसके मेंबर हो। अगर मैं उसका मेंबर हूं ना, तो मैं उसका क्या बन जाऊंगा? डीम्ड ओनर। जो नंबर के घर का मेरे को मेंबरशिप कार्ड दिया है, मैं उसका मेंबर हूं, तो मैं उसका क्या बन जाऊंगा? डीम्ड ओनर। भले ही ऑन पेपर नाम सोसाइटी है, फिर भी मैं उसका ओनर बनूंगा। ओके, आगे, अ पर्सन हु अक्रूड एनी राइट टू यूज सच प्रॉपर्टी। यूज सच, अच्छा मेरे को किसी ने लिख के दे दिया कि भाई ये आपकी प्रॉपर्टी, आप ये यूज कर सकते हो, तो भी मैं उसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। हु एक्वायर्ड एनी राइट टू यूज सच प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बंदा है, मेरा भाई है, वो इंडिया के बाहर रहता है, उन्होंने बोला कि आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। उन्होंने बोला कि आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, यस। तो क्या होगा? भले ही वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, पर मेरे को राइट तो दिया ना सच यूज प्रॉपर्टी के लिए, यूज करने के लिए। तो मैं क्या बन जाऊंगा? वो प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर। ऑन पेपर ये सारा केस है, उसमें आप ओनर नहीं हो, फिर भी क्या माना जाएगा? आप ओनर हो। मतलब ये प्रॉपर्टी में से अगर आपको कोई इनकम होती है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया हाउस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी शेयर कर रहा हूं दूसरा भी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैलकुलेशन कैसे होगा।